के साथ में अगर आप सभी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल JRF अड्डा प्रीमियम बैच ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे बहुत कुछ जो है आप सभी के लिए लेके आ रहा हूं प्रीमियम बैच में, जहां पे ना केवल लाइव क्लासेस PDF के साथ मिल जाती हैं सो दैट शॉर्ट नोट्स आप सभी बना सके और आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी को एक अनादर लेवल तक लेके जाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे सपोर्ट पे आप सभी कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा JRF अड्डा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली फ्री टेस्ट आप सभी को मिल जाते हैं, यूट्यूब क्लासेस की PDFs आप सभी को मिल जाती हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है हर एक संडे को पेपर 1 पे का होता है, जहां पे आप पेपर 1 का मॉक टेस्ट देके अपनी ऑल इंडिया रैंक कहीं ना कहीं जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और हर 15 दिन में एवरी 15 डेज में आप सभी के लिए फ्री काउंसलिंग सेशन लेके आते हैं। तो आज ही JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। कैन वी स्टार्ट आवर क्लास? मुझे बताओ सब सही है? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑलराइट, सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, समझना है। दोनों ही लैंग्वेजेस में, ऐसा नहीं है कोई लैंग्वेज बैरियर हमारे पास नहीं देखने को मिलने वाला है सर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हमारा क्वेश्चन है। जस्ट गिव मी द आंसर, आई एम जस्ट गिविंग यू 15 to 20 सेकंड्स फॉर दिस। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे कि सर क्या होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर की हम लोग बात कर रहे हैं। इन सिचुएशंस कैरेक्टराइज्ड बाय हाई इन्वॉल्वमेंट, क्या होता है सर? इन्वॉल्वमेंट आपका ज्यादा होता है, बट फ्यू परसीव्ड डिफरेंसेस अमंग द ब्रांड इज नोन एज, सर क्या है वो? कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है, डिसोनेंस है, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर है, या फिर वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर हमारा होता है। जल्दी से सभी जो है आंसर आप लोग मुझे बता देंगे फटाफट से, सो दैट इस सेशन को हम लोग और अच्छे से एक इंटरैक्टिव सेशन के साथ जो है हम लोग कर पाए, ठीक है? थोड़ा वॉइस और बढ़ा सकते हैं क्या हल्का सा? मेरा सही आ रहा है? चलो, ऑप्शन सी, Raj is giving the answer option C. Sapna is also giving option C, habitual. ऑलराइट सर, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर की हम लोग बात कर रहे हैं। अब कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में हम 5 स्टेप जो है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले उन 5 को समझते हैं, फिर इन ऑप्शंस के बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, हम मार्केट में जा रहे हैं कोई चीज परचेज करने, तो सर सबसे पहले हम नीड जनरेशन को देखते हैं कि भाई किस चीज की हमें सबसे पहले जरूरत है। देन आफ्टर हम उसके बारे में सर इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करेंगे कि आई एम गोइंग टू बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जो है इंफॉर्मेशन हम लोग जो है गैदर करने का काम करते हैं। इवैल्यूएशन करेंगे। अब मेरे पास में फॉर एग्जांपल बिस्किट में लेने जा रहा हूं, अब बिस्किट अगर मैं लेने जा रहा हूं तो मार्केट में 50 तरीके के बिस्किट्स हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मेरे पास हैं सर, उनको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। देन वी विल टेक द परचेज डिसीजन, और लास्ट में सर हमारे पास आता है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन कि सर परचेज करने के बाद, जैसे हमने जो है मैंने मोबाइल जो है आपका परचेज किया, ठीक है, मोबाइल परचेज जब मैंने किया तो उसको परचेज करने के बाद मुझे क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, दैट ऑल्सो आई हैव टू चेक। तो ये हमारे 5 स्टेप होते हैं, एक तो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर के, ठीक है जी। अब इसके अलावा 4 टाइप्स ऑफ हमारे बाइंग बिहेवियर होते हैं। सबसे पहले हम लोग बेटा बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर की। फिर हम लोग बात करने वाले हैं डिसोनेंस, फिर होगा हमारा हैबिचुअल, एंड द लास्ट वी हैव दैट वेराइटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। सर कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में हम लोग बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे हम लोग सर ऐसी चीजें यहां पे परचेज करने का डिसीजन लेते हैं जो हम बहुत ही रेयरली परचेज करें। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम बात करें सर घर जो है हम लोग परचेज करना चाह रहे हैं। अब घर अगर परचेज करना चाह रहे हैं तो सर सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि फ्यूचर के बेनिफिट्स हमारे पास क्या होंगे, है ना।
हाँ, और हमारे लिए किस तरीके से एडवांटेज, जैसे जो जमीन हम खरीद रहे हैं वो कोई उसका कोई लैंड इश्यू थोड़ी चल रहा है, तो सारी की सारी चीजों हम लोगों को वहां पे पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। यस और नो। उसके बाद सर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट बिहेवियर हमारा डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सर ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो डेली बेसिस पे हम लोग जो है परचेज नहीं कर रहे हैं। सर नेक्स्ट हमारा होता है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, जो हैबिचुअल है ना, जहां पे सर आपकी हैबिट है, आप परचेज करोगे ही करोगे। अब इसमें क्या सर मजेदारी वाली बात है कि आपकी ये जो आपके केवल और केवल हमें नीड हुई और हमने जो है उसको परचेज कर लिया, ऐसा नहीं। ना तो हम उसमें कुछ इवैल्यूएशन करेंगे, ना तो उसके बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन देखेंगे कि इंफॉर्मेशन गैदर करने वाली बात, ना हम लोग सर उसका इवैल्यूएशन करेंगे, ना हमें पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन से मतलब है। हमारी नीड जनरेशन हुई और डायरेक्टली जो है हमने परचेज डिसीजन ले लिया, तो वो ऐसी हमारी चीजें होती हैं। और अगर अपन बात करें वैरायटी सीकिंग बिहेवियर की, है ना, वैरायटी सीकिंग बिहेवियर की, जहां पे कोई सेटिस्फेक्शन वाली बात नहीं है। फॉर एग्जांपल मार्केट में मैं जो है पार्ले जी बिस्किट लेने जा रहा हूं, है ना, पार्ले जी, पर मेरे को जो है पड़ोस में सनफीस्ट बिस्किट जो है दिख जाता है। अब पार्ले जी मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं, कि सर मुझे पार्ले जी पसंद नहीं है, मेरा हो सकता है सनफीस्ट बिस्किट खाने का मन है या कुछ और अच्छा ओरियो बिस्किट खाने का मन है, सही है। तो सर वो वहां पे हमारा क्या है, दैट इज आवर वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। तो हम लोगों के क्वेश्चन में बोला गया है कि सर आपका ये जो कस्टमर है ना, ये जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर हाई कहां पे होता है, जहां पे कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट। तो सर अगर अपन बात करें, सर हाई की अगर अपन बात करें तो यहां पे हमारा देखेंगे कि सर यहां पे जो है आपका क्या होता है, लो कहीं ना कहीं हमारा आपका दिख रहा है। सर यहां पे हमारा हाई है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। आई होप आप सभी को जो है समझ में आ गया होगा। बताओ, पूरा कंसेप्ट जो है मैंने आपको एक क्वेश्चन में बता दिया गया है। ऐसे ही सर मैराथन है, केवल क्वेश्चन आंसर्स की नहीं है, कोर कंसेप्ट जो है हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। जस्ट शेयर द सेशन। सबसे पहले तो सर एक काम आपको करना है, सेशन को शेयर करना है, एंड देन हम लोग जो है और आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। मुझे बताओ इसको बारे में समझ में आ गया सबको? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट यू मे आस्क राइट नाउ। चलो सर हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग नैरेटिव्स एक्सप्लेन द लियोनटिफ पैराडॉक्स। लियोनटिफ पैराडॉक्स की हम लोग बात कर रहे हैं इन इंटरनेशनल बिजनेस, दैट यूएसए एक्सपोर्ट्स वर कैपिटल इंटेंसिव and imports were labor intensive. USA's exports and imports both were capital intensive. USA export were labor intensive and USA imports were capital intensive, या दोनों आपके जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है दोनों आपके लेबर इंटेंसिव है। चलिए बताइए लियोनटिफ पैराडॉक्स के बारे में। गुड आफ्टरनून आराधना, गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू? चलिए बहुत बढ़िया। ट्राई टू गिव द आंसर एवरीवन। एवरीवन इज सेइंग ऑप्शन नंबर सी। चलो लेट्स सी। देखो सबसे पहले तो दोनों चीजें हैं सर, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स हमारे पास होती हैं, आप सभी को पता ही है ना सर। कैपिटल इंटेंसिव दैट मशीनरी की प्रोडक्शन वी आर डूइंग फ्रॉम द मशीन, ऑफ कोर्स लेबर सर आप सभी को पता ही है। तो यूएसए की और अपन बात करें कि सर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में या इंटरनेशनल बिजनेस में लियोनटिफ पैराडॉक्स, तो सर ये क्या बोलता है कि यूएसए का जो एक्सपोर्ट होगा वर लेबर इंटेंसिव एंड इंपोर्ट्स वर कैपिटल इंटेंसिव, कि सर आपका जो एक्सपोर्ट होने वाला है वो हमारा लेबर इंटेंसिव होगा, जबकि आपका सर जो इंपोर्ट होने वाला है दैट वुड बी कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है जी। अब दो चार बातें जो हैं, थोड़ी बातें जो हैं इनमें करते हैं, समझते हैं, है ना, देखते हैं क्या बोला गया कि स्टेटमेंट। तो सर ऑफ कोर्स हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करंट सही आंसर होने वाला है। ये जो आपका लियोनटिफ पैराडॉक्स है ना, ये आपका बेटा किसका कॉन्ट्राडिक्शन है किसका, हेक्सचर ओलिन थ्योरी का। ये आप सभी को ध्यान में रखना है।
अब सर ये हेक्सियर-ओलिन थ्योरी होती क्या है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। इन्होंने बोला कि हेक्सियर-ओलिन थ्योरी प्रिडिक्ट्स दैट कंट्रीज विल एक्सपोर्ट गुड्स आर दी इंटेंसिव। भाई इन्होंने तो बोल दिया कि भैया जो आपका एक्सपोर्ट होगा वो आपका लेबर इंटेंसिव होगा, है ना। बट हेक्सियर-ओलिन थ्योरी क्या बोलती है कि सर प्रिडिक्ट्स दैट कंटिन्यूस कंट्रीज विल एक्सपोर्ट गुड्स दैट आर इंटेंसिव इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दे आर अबंडेंट इन, कि सर जो कंपनी कंट्रीज के पास जो ज्यादा है ना, कंट्रीज के पास जो है ज्यादा है वो उसका क्या करेगी सर जी, एक्सपोर्ट करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। फॉर एग्जांपल यूएसए की अपन बात करें सर, उनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा है ना, यूएसए दैट यूएस यूनाइटेड स्टेट इज अबंडेंट इन कैपिटल, तो क्या बोला, इट शुड बी एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड, तो इसको क्या करने चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव गुड जो है उसको एक्सपोर्ट करने चाहिए, है ना, कैपिटल इंटेंसिव गुड जो है एक्सपोर्ट करने चाहिए। तो यानी कि हम बात करें दो थ्योरीज की, हम लोग बात करें, या हम बात करें लिएंटिव पैराडॉक्स की, और हम लोग बात करें आपका हेक्सियर-ओलिन थ्योरी की हम लोग बात करें, तो दे बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या है सर, कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। सही है, सही बात है ना। तो ये चीज बच्चा आप सभी को ध्यान में रखनी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोनों की दोनों चीजें। अब बहुत सारी एक्सप्लेनेशन सर आपकी हो सकती हैं, है ना, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन इसमें अपन जा सकते हैं। खैर एनीवेज आई होप याद रहेगा, ध्यान में रहेगा चीजें, हेक्सियर-ओलिन थ्योरी और साथ में आपका लिएंटिव पैराडॉक्स। लाइक द सेशन एवरीवन, लाइक करना है, सब्सक्राइब चैनल को कर दो इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। Because I am ready with my full on energy and I am ready to teach you, जितना भी अपन पढ़ सकते हैं। But yes, मैं चाहता हूं you also have to be ready, because ये जो मैराथन है हमारी, जो मैनेजमेंट की सर जो प्रिपरेशन है डेली बेसिस पे होने वाली है, यानी कि आज टुडे वी हैव 24th, तो 24th, 25th, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, यहां पे तो हमारी क्लास होने वाली है। एंड 1 सितंबर एज यू ऑल नो कि सेकंड को हमारा एग्जाम है, तो 1 सितंबर को मैं जो है पूरे 100 क्वेश्चंस की मैराथन लेके आ रहा हूं। एक एग्जामिनेशन से पहले हमारा एक अच्छा फुल लेंथ जो है मॉक टेस्ट हो जाएगा यूट्यूब पे ही, ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट। क्वेश्चन 3, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज टू कंडक्ट द बिजनेस इन अकॉर्डिंग विद द ओनर्स, यानी कि शेयर होल्डर्स डिजायर्स, इज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय, किसने बताया, है ना, ये जो कंसेप्ट है किन्होंने दिया, हेनरी फ्योल, मिल्टन फ्रीडमैन, पीटर ड्रकर या फिर लॉर्ड कैडबरी। जेआरएफ और नेट गवर्नमेंट जॉब मिलती है क्या एमबीए वालों को, प्लीज टेल मी सर, डाउट है। देखो ये सारे वीडियोस डेफिनेटली जो है मैं आप सभी को एग्जामिनेशन के बाद बनाने वाला हूं, है ना, कि एमबीए अगर आपने किया है तो गवर्नमेंट जॉब में क्या स्कोप है, नहीं, या आपने बीबीए करके एमबीए नहीं किया, या आपने बीकॉम करके एमबीए किया है, तो आप, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं मैनेजमेंट सब्जेक्ट और एमबीए को लेके। डेफिनेटली बाद में, है ना, अपन जब एग्जाम हमारा हो जाएगा सेकंड को, इसके बाद यही सारी चीजें बनाने का टाइम है। अभी अपन फोकस करते हैं पढ़ाई पे, ठीक है। सो मैं कहीं भाग के जा रहा हूँ इस हफ्ते, ना आप कहीं जा रहे हैं, अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं अभी, फाइन। अच्छा, एवरीवन इज सेइंग ऑप्शन नंबर डी। सुनो सर, हेनरी फ्योल को तो हमें पता ही है ना, फादर ऑफ मैनेजमेंट, जिन्होंने हमें जो है फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, जिन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए, राइट। तो इन्होंने वह क्या बोला, द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज टू कंडक्ट द बिजनेस इन अकॉर्डिंग विद द ओनर्स, यानी कि शेयर होल्डर्स डिजायर, कि जो शेयर होल्डर्स के डिजायर है ना, उनके अकॉर्डिंग जो है हमें बिजनेस को चलाना चाहिए। सर ये किसके द्वारा बोला गया, ये बोला आपके मिल्टन फ्रीडमैन्स के द्वारा। तो मिल्टन फ्रीडमैन्स इज द बेस्ट नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन आर इन द मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, ही इज दी, और इनको जो है फादर ऑफ मॉनेटरिज्म हम लोग बोलते हैं। ध्यान में आपको रखना है सर, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो है आपका यहां पे आ सकता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला दैट इज मिल्टन फ्रीडमैन, ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर। ध्यान में रखोगे, ध्यान में रखोगे।
ठीक है, ध्यान में रखने वाला है, कुछ कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, यहां से बहुत कुछ चीजें आप लोग सीखने वाले हो, बहुत कुछ चीजें सीखने वाले हो फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएंगे सभी आंसर। मिस्टर अभी देखो, काफी तो बहुत कुछ है या नहीं है, दैट तो वी कांट से, बट ये जो मैराथन सेशन से रिवीजन क्लासेस हैं विच डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। आई कांट से कि सर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पेपर बनेगा, वो तो बेटा किसी को नहीं पता, आप कहीं भी जाके पढ़ लो, है ना। मैं रियलिस्टिक बात करता हूँ और आई बिलीव इन रियलिस्टिक अप्रोच, हम सपनों की दुनिया से थोड़ा दूर आए तो। बट येस, आई कैन से, आई मस्ट से दैट कि दीज क्लासेस विल हेल्प यू डेफिनेटली, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, सो देखो, समझो, बढ़िया तरीके से शेयर करो। Alright, if the NPV, that is net present value of an investment is investment proposal is positive, भैया आपका जो NPV है, ध्यान से सुनना समझना, क्या है बेटा, पॉजिटिव है। ठीक है, what conclusion can be drawn, क्या कंक्लूजन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। The investment generated present value of cash flow exceed the cost of investment, the discount rate is used less than the investment's estimated return, the discount rate used equals the minimum return and required by the investors, and the investment generated present value of the cash flow equals to the cost of investment, and the investment's internal rate of return which is IRR exceed the cost of capital। चलिए, डी ऑप्शन यू आर सेइंग कि सर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए, गुड आफ्टरनून तानपुरा गर्ल। सर ऑफ कोर्स देखो, हम लोग बात करें सर नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज पॉजिटिव, हमारा एनपीवी क्या है सर, पॉजिटिव है। तो क्या क्या कंक्लूजन हम लोग ले सकते हैं। फर्स्ट ए वुड बी द करेक्ट, क्यों, द इन्वेस्टमेंट जनरेटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो, जो आपका कैश फ्लो होगा आपके प्रेजेंट वैल्यू से, वो क्या है सर, दैट वुड बी एक्सीड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही बात बोलिए सर, इसको आगे अपन समझते हैं, पहले आंसर की तरफ बात करते हैं, डिटेल में डेफिनेटली वी विल अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, द डिस्काउंट रेट यूज्ड इज लेस देन, जो भी डिस्काउंट रेट हम लोग यूज किए वो सर क्या होगी, कम होगी, लेस देन द इन्वेस्टमेंट एस्टिमेटेड रिटर्न, जो भी इन्वेस्टमेंट का हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न है, आपकी डिस्काउंट रेट क्या होने वाली है सर, कम होने वाली है। बिल्कुल सही बात जो है आपकी यहाँ पे बोल रखी है। एंड द लास्ट वी हैव द इन्वेस्टमेंट्स IRR एक्सीड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मींस ए, बी एंड ई आपका ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर। अब थोड़ा जो है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं और देख लेते हैं कैसे क्या चीजें जो है आपकी यहाँ पे बोली गई है। सुनना और समझना एक एक चीज है ना, एक एक चीज ध्यान से देखते हुए चलेंगे और समझेंगे। फाइन, सेशन को शेयर कर दो बढ़िया तरीके से। सबसे पहले तो हमने बात करी सर ए, हमारा जो इन्वेस्टमेंट जनरेटेड प्रेजेंट वैल्यू है वो ज्यादा होने वाला है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। बिल्कुल ट्रू बात बोली है, क्योंकि आपका पॉजिटिव, आपका जो एनपीवी अगर आपका पॉजिटिव है वो बताता है, क्या बताएगा कि आपका जो फ्यूचर कैश फ्लो है, फ्यूचर कैश फ्लो जो आपका है वो सर ज्यादा है आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज आपको सर क्या ध्यान में रखनी है, अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव है वो क्या बताएगा, आपका इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न है ना, वो क्या है, ग्रेटर है, यानी कि ज्यादा है आपके डिस्काउंटिंग रेट से। बिल्कुल सही बात बोल रखी है। एंड द थर्ड वी हैव क्या सर, क्या, अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, वो क्या बताता है सर, आपका जो IRR है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, वो आपकी ज्यादा है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो ये चीज बच्चा आप सभी को जो है ध्यान में रखनी है। ठीक है सर, बाकी के ऑप्शन हमारे क्यों गलत है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सुनना देखना, अगर क्या बोल दिया,
अगर हमारा सिचुएशन ये हो जाता है द डिस्काउंट रेट यूज टू इक्वल द मिनिमम रिटर्न ऑफ रिक्वायर्ड, यानी कि आपका जो डिस्काउंट रेट है वो क्या हो जाएगा, अगर आपका इक्वल हो जाएगा तो आपका जो एनपीवी होगा ना, एनपीवी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो, है ना कि पॉजिटिव होगा। ये चीज आपको समझनी है यहाँ पे। फाइन, सेम एज इट इज सेम। अगर आपका कैश फ्लो अगर आपका इक्वल है आपके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, आपका कैश फ्लो अगर क्या है, इक्वल है अगर आपके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, तब भी जो है आपका एनपीवी क्या होगा, जीरो, ना कि पॉजिटिव। तो हम लोग एनपीवी पॉजिटिव की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। याद रहेगा, ध्यान में रहेगा, अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ना है और कोर कंसेप्ट्स की बेटा अपनी जो है यहां पे क्लासेस हैं, ठीक है। चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। मुझे बता दो एनी डाउट, एनी दिक्कत, एनी परेशानी, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हियर वेरी प्रॉपरली। ऑलराइट, अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं, थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फिर बाकी की चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है डेवलप आपका हो जाएगा फ्रॉम दिस क्वेश्चन। बताओ, देखें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताएंगे आप सभी आंसर। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यू हैव 30 सेकंड्स, ठीक है। थैंक यू सो मच पी। अगर आप अपना पूरा नाम लिखेंगे तो मैं आपका भी नाम ले पाऊंगा है ना। चलिए, पार्ट ऑफ द जोक, क्वेश्चन को ट्राई करिए जल्दी से। यस रवि, फिलहाल तो यही टाइम है 1 PM, फिलहाल तो यही टाइम है 1 PM, है ना। अगर कुछ चेंजेस होता है बाई चांस, बिकॉज वी आर ह्यूमन, कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है, तो आई विल इन्फॉर्म यू, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। नमस्कार वैष्णवी, हाउ आर यू? इज इट विजिबल टू एवरीवन? मैं थोड़ा जूम कर दूं इसे। अरे रे 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 रे, चलो अब बताओ। चलो, क्वेश्चन भी है, सुनना और समझना। अ पब्लिक कंपनी, a public limited company has 9 lakh shares outstanding at current market price 130 per share, ठीक है सर। द कंपनी नीड्स, कंपनी को जो है 2 करोड़ 2.25 करोड़ जो है फाइनेंस जो है चाहिए अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है सर। द बोर्ड ऑफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इशू राइट शेयर। क्या बोला कि भैया हम लोग जो है राइट इशू, यानी कि राइट शेयर जो है हम लोग इशू करने वाले हैं, टू रेज द रिक्वायर्ड मनी एट 75 पर शेयर एज सब्सक्रिप्शन प्राइस, ठीक है, टू इंश्योर दैट द राइट इशू एज अ फुली सब्सक्राइब। और ये बोला गया, ऐसा इंश्योर किया गया कि जो राइट शेयर्स हैं वो पूरे के पूरे सब्सक्राइब कर लिए जाएंगे। सो हाउ मेनी राइट शेयर्स आर रिक्वायर्ड टू परचेज अ न्यू शेयर? एक नया शेयर परचेज करने के लिए राइट शेयर कितना देना पड़ेगा, ये आप सभी को बताना है। चलो सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले तो वी मस्ट नो अबाउट दैट द राइट शेयर्स। कि राइट शेयर्स होते क्या हैं? एज यू ऑल नो कि राइट शेयर्स सर ऐसे शेयर्स होते हैं जो कंपनी जो है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या करती है, इशू करती है। और इशू करती है तो सर किस प्राइस पे करती है? डिस्काउंटिंग प्राइस पे, यानी कि डिस्काउंट पे जो है इशू करते हैं अपने एग्जिस्टिंग, अपने जो खुद के शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को इशू कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है कि सर नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने हैं क्वेश्चन में? वी हैव 9 लाख, ठीक है। आपको जो फंड रिक्वायर्ड जो फाइनेंस अपना 2.25 करोड़ है, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, लिख दो 2.25 करोड़, ठीक है। आपका जो मार्केट प्राइस है आपकी इशू की दैट इज 130 पर शेयर, और जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है जिसपे इशू करे गए हैं एक्चुअली सर वो हमारा 75 पर शेयर है। यस और नो, ये चार चीजें हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सर, क्या निकालना पड़ेगा?
फर्स्ट स्टेप में मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, है ना, कैसे निकालेंगे सर? नंबर ऑफ शेयर वी हैव 9 लाख, 9 लाख क्या हो गया? 9 लाख हमारे पास सर नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है सर। मार्केट प्राइस कितनी है? दैट इज 130, मल्टीप्लाई कर देंगे सर 130 से, तो तेरा नाम 13 9 वी हैव 117, तो 110 117 कितने जीरो हो गए सर? हमारे पास हो जाएंगे 6 जीरो। सही बात है, इतना समझ में आया? यस और नो? इतना सही है सर। नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या निकालना है बच्चा? नेक्स्ट स्टेप पे आप देखोगे कि ये तो हमारे पास मार्केट वैल्यू आ गई हमारे 9 लाख शेयर्स की। अब आप देखिए कि सर इसको हम दे कितने पे रहे हैं? कितने पे दे रहे हैं सर? 75 पे दे रहे हैं। कितने पे दे रहे हैं बच्चा? 75 पे दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, है ना। यहां से आप लोग बच्चा नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे जो डिस्काउंटिंग प्राइस पे आपको दिए गए हैं। तो कितना हमारा हो जाएगा? रिक्वायर्ड आपको कितना फंड है? कितना फंड रिक्वायर्ड है सर? 2.25, तो 2 करोड़ 25, तो 225,0,0,0,0 और 0। बताओ मुझे, सही है ना? डिवाइडेड बाय सर कितने का सब्सक्रिप्शन है? कितना का सब्सक्रिप्शन प्राइस है? दैट इज 75। कितने का सर? 75 का। इसको बेटा अगर करते हो तो 75 3 225 आ जाएगा, तो 3 लाख हमारा यहां से डायरेक्ट आ गया। 3 लाख आए ना? इतना समझ में आया क्या? अब आप देखिए कि सर 9 लाख तो वी हैड शेयर्स, हमारे पास 9 लाख तो ओरिजिनल हमारे शेयर थे। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस कितनी आ गई सर? 3 लाख हमारे पास आ जाती है। तो यदि आपको राइट इशू निकालना है तो सर 9 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो कितना? लाख से लाख कैंसिल, यानी कि 0 to 0 कैंसिल, 3 3 9। आंसर आपका कितना हो जाएगा सर? 3 राइट्स। कितना आंसर हो जाएगा? 3 राइट शेयर जो है इश्यू करे जाएंगे। दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए। सही है? बताओ मुझे। वैसे ऑल दो आपको इस चीज को कैलकुलेट करने की नीड नहीं थी, फिर भी मान लो इससे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बताओ समझ में आ गया है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े अपन, चलें। चलो नेक्स्ट वी हैव, अब थोड़ा सा अपन वापस से अपनी सीरीज पे आ जाते हैं जो हमारा चल रहा था, ठीक है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लोअरिंग ऑफ कॉस्ट दैट अ फर्म often experiences when it products 2 or more products together can each alone is known as। अगर अपन क्या कर रहे हैं, if we are experiencing that लोअरिंग इन कॉस्ट, या कॉस्ट कटिंग में नहीं अपन बोल सकते हैं, कॉस्ट रिड्यूस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, लो हम लोग कर रहे हैं, तब होता है कब? जब वह अकेले 2 या 2 से अधिक जो प्रोडक्ट है उनको प्रोड्यूस कर रही होती है। भैया एक कंपनी है ना, लिसन, एक कंपनी है, वो लाइक इट इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन प्रोडक्ट। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, इकोनॉमीज ऑफ स्पेशलाइजेशन, या टेक्निकल एफिशिएंसी। बताएंगे सभी आंसर। फिफ्थ सी, इकोनॉमीज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन की तो बच्चा हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मोर देन एक से ज्यादा प्रोडक्ट जो है हम लोग क्या कर रहे हैं सर? प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहां पे तो स्पेशलाइजेशन कैसे हो सकता है? भैया JRF अड्डा है, JRF अड्डा ने जो है JRF के अलावा जो है बहुत सारी चीजें स्टार्ट करी सर, PhD के, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के, साथ में सेट एग्जामिनेशन के, बहुत सारी, है ना। साथ में JRF अड्डा SSC आ गया, JRF अड्डा बैंकिंग आ गया, JRF अड्डा RAS आ गया, समझ रहे हो। तो वो सर फिर कैसे चीजें आपकी हो पाएंगी? तो हमारे पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए, स्पेशलाइजेशन तो कैसे हो पाएगा, है ना। तो सर द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। भैया हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना स्कोप बढ़ा रहे हैं। भैया मेरी एक जो है फास्ट फूड की दुकान है, आई हैव द फास्ट फूड शॉप, उसमें जो है मैं मोमोज भी रख रहा हूं, है ना। फिर मैंने सोचा फ्रेंच फ्राइज भी रख लेनी चाहिए, मोमोज रख रहा हूं तो चाउमीन नाराज हो जाएगी, तो उसको भी जो है मुझे रख लेना चाहिए, है ना। ये नहीं रखा तो पिज्जा बोलेगा भाई तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं वो हमारी क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्कोप।
सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारी क्या होती है, जहां पे हम लोग हमारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी को जो है क्या कर रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं। किसको सर, किसको सर, हमारी क्वांटिटीज को क्या कर रहे होते हैं सर, हम लोग इंक्रीज कर रहे होते हैं। जैसे ये यू कैन अंडरस्टैंड कि इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या है कि सर रिजल्ट इन डिक्रीजेस द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपका जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अगर ये करते हैं तो हमारा इससे क्या हो जाता है सर, हमारा एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। जबकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की अगर अपन बात करते हैं, मुझे पहले आप लोग ये बता दो कि सर दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया क्या? अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप में डिफरेंस क्लियर है तो फिर इस चीज को हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। अब क्या बोला गया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने क्या है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी को हमने इंक्रीज किया है। तो इससे क्या होता है, बाय एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, उस सिंगल प्रोडक्ट की हम लोग क्या कर रहे हैं सर, उसकी वॉल्यूम को हम लोग जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज हम लोग कर रहे हैं। ये हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। फिक्स कॉस्ट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मोर प्रोडक्ट कॉस्ट। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। फिक्स कॉस्ट जो, अब मैं इतने सारे प्रोडक्ट कर रहा हूं, जो मेरी फिक्स कॉस्ट है, अब जैसे फिक्स कॉस्ट मान लो, बहुत सही बात बोली है सुष्मिता जी ने। फिक्स कॉस्ट है फॉर एग्जांपल रेंट जो है मैं पे कर रहा हूं, मेरा जो है 10,000 का जो है रेंट जा रहा है, दिस इज फिक्स। अब चाहे मैं केवल पिज्जा बेचूं यहाँ पे, चाहे मैं मोमोज बेचूं या चाहे मैं चाउमीन बेचूं, अब रेंट तो मेरा फिक्स ही जाना है ना। मेरे से कोई लैंडलॉर्ड आके थोड़ी बोलेगा कि तुमने तो पिज्जा की बात करी थी, तुमने मोमोज चाउमीन कैसे रख लिए। भाई मेरी शॉप है, मेरे को मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कहीं ना कहीं डिक्रीज करना है, तो मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे जा सकता हूं, है ना। तो यहां पे ये चीज हमारी फॉलो हो जाती है। वेल डन। Bibu is asking, had it been a single product, then economies of scale would have been right. हाँ स्केल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, from the viewpoint of the stakeholder, which of the following relationships of the least significance? बताइए आंसर जल्दी से। Just like the session everyone, share it as much as you can. Seven is C. Okay, D. Sushmita is saying D. All right. From the bit of stakeholder के व्यू पॉइंट से हमें बात करनी है। Which of the following relationships is of the least significance? कौन सा सबसे कम जो है least significance रखता है? The return on asset is consistently of higher than the industrial average. अच्छा, the return on equity has increased in each of the past 5 years. Net incomes is greater than the amount of working capital. इसको ध्यान से समझना। And the return on asset is higher, is greater than the rate of interest being paid by the to the lenders, not by the lenders, to the lenders. चलो, the correct option would be C. Just a minute, कुछ noise हो रहा है क्या?
चलो चलो देखो, सुनना और समझना और देखना अच्छे से। वी आर टॉकिंग अबाउट द व्यू पॉइंट ऑफ द स्टेक होल्डर, है ना, जो सबसे कम जो है सिग्निफिकेंट रहेगा, सबसे कम जो है इंपॉर्टेंस जो देगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्या सर, कि जो नेट इनकम क्या है, दैट इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आपकी जो नेट इनकम होने वाली है, अगर आपकी नेट इनकम क्या है, ज्यादा है किससे, आपकी वर्किंग कैपिटल से, वर्किंग कैपिटल वो सबसे जो है कम कहीं ना कहीं इफेक्ट आपका देने वाला है, इनकम आपका देने वाला है। क्यों क्यों? बिकॉज ये जो है बहुत ही डायरेक्टली रिलेवेंट होता है हमारे स्टेक होल्डर से। भैया इसके स्टेक होल्डर से, वर्किंग कैपिटल से हम लोग को क्या ही हमें मतलब है भाई। आप किसी फॉर एग्जांपल स्टेक होल्डर या हम शेयर होल्डर की बात करते हैं, है ना। अब शेयर होल्डर की बात करें कि मैं वो देखना चाह रहा हूं, मैं किसी कंपनी में मान लो शेयर में लगाने वाला हूं, बहुत ही जनरल, बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली, राइट। मैं एक पर्टिकुलर कंपनी में जो है पैसा लगाने वाला हूं एज एन इन्वेस्टर। अब मुझे तो वहां पे देखना पड़ेगा ना कि भैया इसका जो है रिटर्न ऑन असेट इसका क्या है ना, या मैं देखूंगा कि सर इसका जो है कहीं ना कहीं आरओई मेरा यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। मुझे नेट इनकम और वर्किंग कैपिटल से मुझे क्या ही लेना देना, बहुत कम, यानी कि लीस्ट जो है सबसे कम हमारा होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट हमारी क्राइटेरिया हो जाते हैं एज अ स्टेक होल्डर, एक स्टेक होल्डर के लिए। सो दैट्स व्हाई हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी जो है कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, समझ में आया? समझ में आया? तो ये आरओए और आरओई, दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी स्टेक होल्डर। ठीक है जी, ठीक है। और सबसे कम जो है इफेक्ट आपका पड़ेगा नेट इनकम और आपका वर्किंग कैपिटल का। एम आई क्लियर? यस और नो? बताओ मुझे। चलो, आई होप कुछ नहीं आता है तो लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? बिकॉज अभी इन क्लासेस में सर वी आर फोकसिंग ऑन दी कंसेप्ट्स, उस पर फोकस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और उसी से वन मोर क्वेश्चन, गैंट चार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज एप्लीकेबल फॉर, किस चीज के लिए एप्लीकेबल होता है? टाइम स्टडी, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, सेल फोरकास्टिंग या फिर मोशन स्टडी? बताइए। ओके, एवरीवन इज सेइंग ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, गैंट चार्ट का हम लोग सर ना तो हम टाइम स्टडी में जो है हम लोग इसको यूज करते हैं, ना हम सेल फोरकास्टिंग में, ना हम लोग मोशन स्टडी में। ऑफ कोर्स हम लोग किसमें करते हैं, किसमें हम लोग करते हैं सर? प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में। अब मुझे आप लोगों को एक बात जो है बतानी है गैंट चार्ट के बारे में। सर होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है? दो तीन चीजें जो है हम लोग इसके लिए जो है ध्यान में रखने हैं, है ना। दो तीन चीजें हम लोग ध्यान में रखते हैं कि अगर हम वट एवर वी आर प्लानिंग टू मेक अ प्रोजेक्ट, कोई भी मान लो आप लोग पे प्रोजेक्ट बनाने के लिए या कुछ प्लानिंग ऐसी आप लोग कर रहे हैं, तो सर अगर गैंट चार्ट नहीं बना रहे ना, तो यार यू आर डूइंग सच अ वेरी ग्रेट मिस्टेक वी कैन से, है ना। क्योंकि सर 3 से 4 चीजें हम लोग इसमें ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले, व्हाट टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड, कि भाई किन चीजों को जो है पूरा करना है। भाई मेरे को अगर आइडिया ही नहीं है व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग उसको कैसे कर पाएंगे? सर सेकंड क्या है मेरा? सेकंड मेरा यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है सर? मेरा हो जाता है कि जो भी टास्क है सर वो स्टार्ट कब होगा और वो एंड हमारा यानी कि फिनिश जो है हमारा कब होने वाला है। सही बात है सर। उसके बाद जो है, इसके बाद मैं देखता हूं कि व्हाट कम्स एंड कौन सा जो टास्क है किससे पहले आएगा और कौन सा जो टास्क है किसके बाद में आएगा, किसके बाद में आएगा। और ये पूरा का पूरा जब ये तीनों चीजें हम लोग कर लेते होते हैं ना, तो एक विजुअल
विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है मुझे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में मिल जाता है। तो सर ये हमारा होता है, दैट इज आवर गैंग चार्ट। वो हमारा क्या होता है सर, गैंग चार्ट हमारा होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भैया जनवरी 19 को जो है मुझे ये वाला टास्क करना है, मुझे अप्रैल 19 को जो है मुझे उसमें इंप्लीमेंट करना है, एंड सो ऑन। तो ये जो है चीजें आपकी यहाँ पे होती हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। ठीक है, टाइम स्टडी में नहीं है, नॉट टाइम स्टडी, नॉट सेल्स फोरकास्टिंग, नॉट मोशन स्टडी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बढ़िया। UNCTAD हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे कमेंट में, मतलब सॉल्यूशन बताने से पहले इसका मुझे फुल फॉर्म आप सभी बता देंगे, है ना। दैट कंपाइल्ड ट्रांसनेशनलिटी इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 3 रेशियोज। जो ट्रांसनेशनलिटी इंडेक्स जो निकालते हैं, 3 रेशियोज हैं, कौन कौन से रेशियोज जो है इंक्लूड होते हैं बच्चा, वो हमें बताना है। वी हैव टू 4 ऑप्शंस यू हैव, जस्ट गिव द आंसर। नाइन्थ 100%, क्या बात है। चलिए, तो UNCTD, that is United Nations Conference on Trade and Development. This organization was in 1964 और जिसका हेडक्वार्टर सर जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ पे है सर, स्विट्जरलैंड में। ध्यान में रखेंगे ये 2 चीजें। अब हम लोग जानते हैं दैट कंपाइल ट्रांसनेशनलिटी इंडेक्स। तो कौन कौन से रेशियो होते हैं सर, एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। क्या क्या रेशियो होता है सर आपका, मैं यहां लिख देता हूं। फॉरेन लिखा हुआ, ये वैसे समझ लेते हैं, फॉरेन असेट अपॉन टोटल असेट्स। जो भी हमारी फॉरेन की असेट है, जो भी हमारी टोटल असेट्स है सर, उसका रेशियो निकालते हैं। फॉरेन सेल्स और टोटल सेल्स एंड द फॉरेन एम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड बाय टोटल एम्प्लॉयमेंट। सो ये हमारा जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं रेशियो होता है ना। इट इज कैलकुलेटेड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग 3 रेशियोज। इन तीनों का क्या हम लोग निकालते हैं सर, अर्थमेटिक मीन जो है हम लोग निकालते हैं। वेयर फॉरेन का मतलब क्या है सर, यहाँ पे फॉरेन का मतलब क्या है, आउटसाइड, यानी कि आपके नेशन के जो भी बाहर की चीजें, जो भी एक्सटर्नल है ना, वी आर नॉट इंक्लूडिंग दैट, हमारा नेशन वाला। ठीक है, द रेशियो फॉरेन असेट टू द टोटल असेट, द रेशियो फॉरेन सेल्स टू द टोटल असेट एंड द रेशियो फॉरेन एम्प्लॉयमेंट टू द टोटल एम्प्लॉयमेंट। ये जो है आपको जो है ध्यान में यहाँ पे रखना है। ठीक है, बिल्कुल, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। बताओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। We don't have marketing department, but we have the customer department. Herb's Kohler statements given above refers to which of the following concepts? कि भाई हमारे पास जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं है,
पर हमारे पास जो है क्या है, कस्टमर डिपार्टमेंट है। ठीक है जी। हर्ब केलर ने बोला तो किस कंसेप्ट पे बोला, सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केट कंसेप्ट, इंटरनल मार्केट कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट या फिर कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग कंसेप्ट। 10th इज सी। अरे सी कैसे होगा सर, डायरेक्ट बोल रहा है कि भैया वी डोंट हैव द मार्केट डिपार्टमेंट, हमारे पास जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं है पर कस्टमर डिपार्टमेंट है। तो यानी कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कंसेप्ट की। सर अगर कस्टमर की नीड्स को आपने सेटिस्फाई कर दिया है तो ऑटोमेटिकली सर आपको मार्केटिंग की इतनी ज्यादा ह्यूज ब्रांडिंग और मार्केटिंग की आपको जरूरत ही नहीं है। भाई वो वाली वांटेड वाली पिक्चर बोली ना कि भाई थैंक यू, है ना, आगे 3 लोगों को जो है क्या नाम है मेरा नंबर दे देना, सो दैट कोई भी हेल्प अगर चाहिए तो डेफिनेटली आई विल बी अवेलेबल फॉर देम, है ना। तो वही चीज है। तो सर यानी कि अगर कस्टमर की नीड्स अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो कस्टमर क्या बोलेगा कि सर वहां से जो है आपको डेफिनेटली प्रोडक्ट लेना चाहिए। अगर जेआरएफ अड्डा से आप पढ़ रहे हैं और इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द जेआरएफ अड्डा एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड विद मी, विद योगेश सर, विद मैनेजमेंट एजुकेटर, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रेफर, बताने वाले कि भैया मैंने मेरी मैनेजमेंट की प्रिपरेशन जेआरएफ अड्डा से की थी। तो कुछ ह्यूज ब्रांडिंग और इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं हुई ना मार्केटिंग की। तो सर दैट इज आवर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कंसेप्ट। यहां पे जो है हम लोग कस्टमर से क्या कर रहे हैं भैया, लॉन्ग टर्म, है ना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हम लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं। जयपुर में बहुत अच्छी अच्छी मीठी, है ना, मिठाई की और स्वीट्स की शॉप है। एक बार दुकान पे शॉप पे जो आ गया वो लॉन्ग टर्म का कि भैया मैं 20 साल से, है ना, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यहीं से परचेज कर रहा हूं, तो वो तो कर ही रहा है, साथ में वो और जो है अपनी एक गुडविल जो है कहीं ना कहीं अपनी ऑटोमेटिकली बन रही है। दैट इज व्हाट, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कंसेप्ट। ठीक है, अब क्या क्या है सर, कस्टमर केयर सर्विसेज आपकी हैं, उनको एनालिसिस, जो भी कस्टमर की नीड्स है उनको एनालिसिस हम लोग करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन हो गया, एक्वाइजेशन हो गया। कस्टमर लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि हमने कोई प्रोडक्ट को परचेज किया उसके बाद में भी जो है हम लोग कस्टमर सर्विस जो है हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना। Sir, we are not elaborating about the relationship, by the way, the customer and the company. So wouldn't it be marketing management? No, 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 Gitu, no. The question we have, कहाँ गया? क्वेश्चन में बोला है, हब स्कॉलर ने अपने स्टेटमेंट बोला कि भैया हमें मार्केटिंग से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, वी हैव द कस्टमर डिपार्टमेंट। अगर हमारे पास कस्टमर डिपार्टमेंट है ना, अगर हमारे पास सर कस्टमर डिपार्टमेंट है तो डेफिनेटली हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे हम लोग कंसेप्ट करेंगे, फोकस उस पर करेंगे। चलो कोई नहीं, इसको देखते हैं एक बार, इसको देखते हैं और एक बार मैं क्वेश्चन में भी देख लूंगा और कुछ एड ऑन तो नहीं था, ऑप्शन में क्या था, इसको या तो एक बार ड्रॉप कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको नेक्स्ट यानी कि कल जो हमारी 1 PM पे क्लास होगी विल डिस्कस। ठीक है, आपके कहने से एक बार कर लूंगा पर एक बार और अपन इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत कोई इशू वाली बात नहीं है ना। चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, बताएंगे मुझे सभी। A consumer wants to purchase a laptop. She makes a list of selected brands and then evaluate selected brands in terms of the each relevant attributes and computes a weighted score for each brand. Then she selects the highest scoring brand. Which consumer decision making rule has she employed? Compensatory, conjunctive, effect referral या फिर लॉक्सिकोग्राफिक। ठीक है, नो इश्यू सूरज, नो इश्यू, विल बी डूइंग द सेम टुमारो। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, दिक्कत नहीं है।
चलो, एवरीवन इज सेइंग ऑप्शन नंबर ए एंड बीबू इज सेइंग ऑप्शन नंबर सी, अफेक्ट रेफरल। देखो क्या हुआ ना, बड़ा सिंपल सा है, सुनना और समझना चीजों को। भाई लैपटॉप जो है परचेज हम लोग करने जा रहे हैं, है ना। लैपटॉप हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हम लोग परचेज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ही वांट्स टू परचेज। अभी क्या बोलती है, शी वांट्स टू परचेज, अभी क्या बोलती है, शी मेक्स अ लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड ब्रांड। उसने बोला कि भैया मेरे को जो है लेनोवो का लेना है, या मुझे एचपी का लेना है, या मुझे डेल का लेना है, ठीक है, सही बात है। एंड इवेल्युएट, हर एक चीज को जो है उनके उसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके इवेल्युएट करिए, और वेटेड स्कोर जो है कहीं ना कहीं बना रही है, और जिसका सबसे ज्यादा स्कोर होता है वो उसको जो है कहीं ना कहीं क्या कर लेती है परचेज उसको कर लेती है। तो आप देखेंगे सर, अगर अपन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम लोग फॉर एग्जांपल लैपटॉप की अगर अपन बात करते हैं तो लैपटॉप हम लोग कौन सा लेना चाहेंगे कि सर जिसकी रेट जो हो, है ना, जिसकी जो रेट क्या हो सर, वो तो लोअर रेट पे हो, और सेटिस्फेक्शन जो है कहीं ना कहीं उसको ज्यादा मिले। और हम कैसे कंपनसेट कर सकते हैं उसको, कि सर या तो हमें जो है लोअर प्रोसेसर का मिले, ठीक है ना। अगर लोअर प्रोसेसर सर कब चलेगा, जब आपकी जो रैम है कहीं ना कहीं सर ज्यादा हायर हो जाएगी। हमने आईसीटी में पढ़ा है ना, आईसीटी में पढ़ा है, अगर लोअर प्रोसेसर ले लिया आपने और रैम भी आपने कम ले ली तो सर किस काम का आपका लैपटॉप है, तब तो काम आपका सही से नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं सर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सर हम लोग बात कर रहे हैं कंपनसेटरी की। किसकी बात कर रहे हैं, कंपनसेटरी की हम लोग जो है कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। फाइन। सो इसमें क्या कर रहे हैं सर, अपन कोई भी, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो है परचेज करने जा रहे हो, आप परचेज करने जा रहे हो तो वहां पे आप क्या करोगे, आप देखोगे कि सर मेरे को सेटिस्फेक्शन सबसे पहले तो किस चीज से मिल रहा है ना, और उसकी प्राइस लो होनी चाहिए। अगर लो प्राइस में ले रहा हूं या मैं पैसे ज्यादा ले रहा हूं तो उसको मुझे फिर सेटिस्फेक्शन कहीं सर उससे ज्यादा लेना है। सेम एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा कि अगर आप प्रोसेसर सर कम ले रहे हैं तो आप प्रोसेसर जो है कहीं ना कहीं तभी जो है कम ले पाएंगे जब आप क्या होगा, जब आपका रैम जो है कहीं ना कहीं हाई होगी। तो सर ये हमारा क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कंपनसेटरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, in this decision rule consumers evaluate brands by the considering all the relevant attributes, assign weights to all these attributes and then compute a weighted score for each brand। हर एक ब्रांड के, जैसे मैंने तीनों अभी स्टार्टिंग में लिखा था सर, लेनोवो हो गया, आपका डेल हो गया, एचपी हो गया, सब में देखा कि सर कैसे क्या चीजें मिल रही है ना, और तीनों में जो है कंपेयर किया है, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो है उस डिसीजन पे, परचेज डिसीजन पे जो है वो गर्ल जो है पहुंची है। दिस इज व्हाट कंपनसेटरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन। सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताएंगे आंसर मुझे, क्या है इसका आंसर, करेक्ट आंसर जल्दी से। Which among is following is not a broader classification of motivation? बताएं क्या है। सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने इसको 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, हमारे बिजनेस मैनेजमेंट में अच्छे से, मोटिवेशन, है ना। चलो सर, करेक्ट आंसर वुड बी यूनिटरी मोटिवेशन। कौन सा करेक्ट आंसर होगा हमारा, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, यूनिटरी मोटिवेशन। सर बाकी के तीनों क्या है, नेगेटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन और मॉनिटरी मोटिवेशन की बात करें, एक जनरल सेंस में बात करते हैं कि सर नेगेटिव मोटिवेशन में क्या है कि किसी एम्प्लॉय को हमने टास्क दिया एंड हमने उसको स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि अगर भैया तेरे से ये काम नहीं हो पाया ना, इफ यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस,
तो भैया तेरा तेरा क्या है, डिमोशन यहाँ पे हो जाएगा। तेरा प्रमोशन की तो तू सोच नहीं सकता, तेरा डिमोशन जो है हम लोग कर देंगे। या किसी को डरा के कुछ हम लोग काम करा रहे हैं सो दैट वो कहीं ना कहीं काम कर ले, किसी को पुश हम लोग कर रहे हैं, तो वो हमारा एक नेगेटिव मोटिवेशन। सर मोटिवेशन तो ये, पर वो नेगेटिव सेंस में कहीं ना कहीं हमारा जा रहा है। पॉजिटिव मोटिवेशन में उसको बोल दिया कि अगर आपने ये काम किया है तो भैया आपको प्रमोशन मिलने वाला है ना, आपको एक अच्छा स्टेटस हम लोग दे देंगे, आपको एक अच्छी चेयर इन द सेंस की एक डिपार्टमेंट आपको दे देंगे, एक डेजिग्नेशन जो है आपको कहीं ना कहीं दे देंगे हम लोग। तो यहाँ पे तो हम लोग पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, पनिशमेंट की बात करते हैं। सर यहाँ पे हम लोग रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं। जबकि मॉनेटरी मोटिवेशन में क्या है कि सर आपने अगर ये काम किया तो तुम्हें जो है इंसेंटिव दिया जाएगा, है ना। अगर तुम्हारी सेल 2 लाख से ऊपर होने वाली है तो you'll be getting इंसेंटिव। अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम्हें जो है बोनस में दे दूंगा, है ना, तुम्हारा इसमें से 10,000 तुम्हारा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मॉनेटरी मोटिवेशन से की हम लोग बात करें, विच इज रिलेटेड टू मनी, विच इज रिलेटेड टू मनी। तो सर कौन सा हमारा ब्रॉडर क्लासिफिकेशन मोटिवेशन का नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए, यूनिटरी मोटिवेशन। यूनिटरी मोटिवेशन सही है, सही है। चलो बताएं आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी कंसेप्चुअल है, बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा इस क्वेश्चन से। Like the session everyone, that which is very important for us. I hope it is visible clearly. A true, B wrong, राजेश सिंह। अच्छा चलो, क्वेश्चन है हमारा assertion and reason, right? The nominal interest rate comprises the real interest rate and the expected rate of inflation. ठीक है, and it's adjusted when the inflation rate is expected to change. Hence, in the perfect international capital market, real rate of returns are equals to 2 countries. ठीक है, रीजन क्या बोल दिया गया बच्चा? द इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट्स, जो हमारा फिशर इफेक्ट होता है, बताता है। सर क्या बताता है? दैट द नॉमिनल रेट differential must be equals to the expected inflation rate differential in 2 countries. क्या आंसर जो है आप सभी देने वाले हैं? चलो बी एंड डी ए सारे ही आंसर जो है ऑलमोस्ट आ रहे हैं, समझते हैं। सर सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट होता क्या है। 3 रेट्स हमारे पास है गाइज, मेजरली 3 रेट्स हैं। सर कौन कौन सी है? फर्स्ट वी हैव नॉमिनल रेट, है ना। सेकंड वी हैव इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल रेट, इंटरेस्ट रेट, एंड द थर्ड वी हैव इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो फिशर इफेक्ट क्या बताता है? बताता है द रिलेशनशिप बिटवीन in all the 3 rates, nominal rate, interest rate और inflation rate। ठीक है, तो सर यानी कि अगर आपको रियल इंटरेस्ट रेट अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो सर उसका हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? उसका फॉर्मूला बन जाता है सर नॉमिनल रेट माइनस
सर जो नॉमिनल रेट है उसमें से हम लोग क्या कर देंगे सर, जो इन्फ्लेशन रेट हमारा है, इन्फ्लेशन रेट है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। इसको हम इक्वेशन में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सर, इसको हम लोग इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। अब इक्वेशन में इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे कि भाई जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो आपके किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, ये क्या बताता है कि इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन और रिलेशनशिप अमंग दी नॉमिनल रेट, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट, तीन के बारे में हमने डिस्कस किया। अब इसको सर हम इक्वेशन से भी लिख सकते हैं इस चीज को, कैसे सर, आर इज इक्वल्स टू दैट कैपिटल आर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर माइनस पाई। ठीक है, या ये प्लस पाई होगा ना, प्लस पाई। ये तीनों चीजें क्या है सुनना, ये जो आर है, ये जो कैपिटल आर है, सुन लो, लिख लो अपने नोट्स में अच्छे से, बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। सर ये जो कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर आपका क्या बताता है, नॉमिनल आरओआई। ठीक है, ये जो आपका स्मॉल आर है ये क्या बता रहा है सर, आपका रियल, और जो पाई है दैट इज इन्फ्लेशन। ध्यान में रहेगा। चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन की। क्या बोल दिया गया कि जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है क्या है, इट इज कंप्राइज ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट एंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है सर, एंड इट इज एडजस्ट व्हेन द इन्फ्लेशन रेट इज एक्सपेक्टेड टू चेंज। तो सर यानी कि हमारा आंसर जो है करेक्ट क्या होने वाला है, आंसर हमारा होने वाला है करेक्ट ऑप्शन नंबर कहां गया, ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट आंसर। यानी कि दोनों ही चीजें जो हैं आपकी यहां पे बिल्कुल सही बोल रखी हैं। मैंने पूरा का पूरा जो है आपको बता दिया है कि सर जो इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट है, क्या बताया, नॉमिनल रेट्स डिफरेंशियल मस्ट बी इक्वल टू द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल इन टू कंट्रीज। ठीक है, चलो और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं और थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं कैसे क्या चीजें जो है हमारी बन रही है। इस कंसेप्ट से हमारा क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस कंसेप्ट टाइम वर्थ ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऑन रिटर्न ऑन लेंडिंग। इसके बाद द लोन स्पेसिफाई द रेट विच इज रेफर्ड एज द नॉमिनल रेट। जो भी हम लोग लोन पे जो भी रेट की हम लोग बात कर रहे हैं कि सर वो हमारा क्या बन जाएगा, वो उसको हम लोग नॉमिनल रेट बोलेंगे। और जो रियल इंटरेस्ट रेट होगा और जो हमारा इन्फ्लेशन प्रीमियम होगा, है ना, वो हमारे दो कंपोनेंट होता है आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का। यानी कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में आपका रियल इंटरेस्ट रेट होगा, साथ में आपका जो इन्फ्लेशन प्रीमियम होगा वो भी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐड जो है आपका यहाँ पे बन जाएगा। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, आपको अच्छे से सीखना है इसको। ठीक है, चलो बाकी तो कंसेप्ट हमारा बहुत बड़ा है, आगे वाली क्लासेस में डेफिनेटली हम लोग जानेंगे इसके बारे में, है ना। ये हमने कर ही लिया था, ये हमने कर लिया था, सॉल्यूशन है क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बताओगे मुझे, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है एक और। Assertion is given as per MM hypothesis, the value of the levered form is equals to the value of unlevered form. ठीक है sir, and the reason is given because the process of arbitrage becomes applicable in such situation.
ऐसी सिचुएशन जहां पे आपका जो लिवर्ड फॉर्म है वो आपके अनलिवर्ड फॉर्म के वैल्यू के जो इक्वल होता है हमारे एमएम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, तो इन सिचुएशंस में आपका जो आर्बिट्रेज प्रोसेस है कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होता है। क्या ये बातें आपकी सही बोल रखी है? ऑप्शन ए बी सी डी विच इज द करेक्ट आंसर? जस्ट टेल मी फास्ट। ए सेइंग, सभी ये बता रहे हैं? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, दैट इज करेक्ट आंसर। अब थोड़ा सा डिटेल में जो है हम लोग बात कर लेते हैं, है ना, डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं कि सर जो आपका जो एमएम अप्रोच है ना, एमएम अप्रोच, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? वी नो इट कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंट प्रिंसिपल। ठीक है, पहली चीज ये क्या बताता है? ये क्या बताता है कि एमएम हाइपोथेसिस कि जो आपका लिवर्ड फॉर्म है, जो आपका लिवर्ड फॉर्म है, द वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म। ठीक है, और यहां पे ना तो कोई टैक्सेस होते हैं, देयर आर नो टैक्सेस और नो मार्केट इम्परफेक्शंस। क्यों? दिस इज बिकॉज द बेनिफिट ऑफ द डेट इज ऑफसेट बाय द कॉस्ट। सही है। अब सर ये हमने दूसरा पढ़ा कि जो प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेज है ये क्या है, आखिर ये क्या है और क्यों ये इसमें अप्लाई होता है, वो थोड़ा सा हम लोग जो है इसके बारे में जान लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस रेफर्स टू द बाइंग इन सेलिंग असेट इन डिफरेंट मार्केट्स टू टेक एडवांटेज प्राइस डिस्क्रिपेंसीज प्रॉफिट एंड द मिनिमम रिस्क। भाई प्रोडक्ट है हमारा, है ना, कोई भी चीज है, कोई भी असेट है फॉर एग्जांपल, उसको हम खरीद रहे हैं और उसको हम बेच रहे हैं, वी आर सेलिंग एंड वी आर बाइंग। अलग अलग मार्केट में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, उसको परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। क्यों? किस चीज का? जो भी प्राइस डिस्क्रिपेंसीज हैं। हो सकता है कि सर आज अगर आप जाएंगे कोई पर्टिकुलर प्लेस पे, वहां पे किसी पर्टिकुलर चीज की प्राइस अलग होगी, और किसी दूसरी जगह पे आप जाएंगे तो वहां पे ऑफ कोर्स सर उस चीज की प्राइस जो है कहीं ना कहीं आपकी डिफरेंस ही जो है आपको देखने को मिलेगा। तो प्राइस डिस्क्रिपेंसीज आपके पास यहाँ पे आ जाती है ना, प्रॉफिट आपको जाता है और मिनिमम रिस्क के साथ जो है आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो जाएगा। हो सकता है मान लो इस जगह कोई चीज पर्टिकुलर चीज आपकी नहीं सेल हो पा रही है, तो आप कहीं और जाके उस पर्टिकुलर प्लेस पे सेल करोगे तो इट मे पॉसिबल कि हायर प्रॉफिट के साथ जो है आपका कहीं ना कहीं वहां पे वो सेल हो जाए। तो दैट्स व्हाई रीजन हमारा बिल्कुल सही है, असर्शन हमारा बिल्कुल सही है, एंड दे बोथ आर करेक्ट। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बताओ समझ में आ गया है क्या? हाँ है ना, जल्दी से यस और नो। अगर आ गया है तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं आया तो कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। ठीक है, चलो इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, मैच दी फॉलोइंग। जल्दी से आंसर मुझे बताएंगे आप सभी। लाइक द सेशन एवरीवन, जिसने नहीं किया है लाइक आपको करना है बिना कहे, शेयर आपको कर देना है सभी के साथ। हमारे पास अलग अलग टाइप्स के जो है एंटरप्रेन्योर्स हैं, फैबियन एंटरप्रेन्योर्स, ड्रोन, इमिटेटिंग और इनोवेटिव। एक से आंसर आ जाएगा सर आपके पास। नाइनटीन का बी बता रहे हैं, थोड़ा सा देखो ध्यान से अच्छे से एक बार। अरे चलो, सर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? वी आर टॉकिंग अबाउट इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, है ना सर। अब जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सर इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं। अब इनोवेशन तो सर यू नो वेरी वेल कि अगर अपन कंपिटिटिव मार्केट में हैं तो सर इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इनोवेशन नहीं कर रहे हो, कुछ नया नहीं आपके बिजनेस स्ट्रैटेजीज में लेके आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो पड़ोस वाला है
वो आपसे एडवांस चल रहा है और वो आपसे कहीं ना कहीं मार्केट में आगे निकल जाएगा। सही बात है। तो जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं सर, वो क्या करते हैं, दे आर दी इंडस्ट्री लीडर्स, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री लीडर्स वो हमारे होते हैं। अब अगर डी का सर मैं 1 से मिला रहा हूं तो ये ऑप्शन तो मेरा वैसे भी एलिमिनेट हो जाता है, तो डी तो मेरा 100% आंसर होने ही नहीं वाला है। आगे अपन बात करते हैं कि सर हमारे जो फैबियन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, दे आर स्केप्टिकल अबाउट द चेंजेस एंड टू बी मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी चेंज हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाह रहे हैं, ये लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है चेंज ला रहे हो, ठीक है हमारे भले के लिए ला रहे होंगे या ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे के लिए ला रहे होंगे, वी विल एक्सेप्ट दैट। आपके जो ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं सर, वो क्या करते हैं, दे फाउंड इन द प्लेसेस वेयर देयर इज लैक ऑफ रिसोर्सेज, जहां पे रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, जहां पे रिसोर्सेज की आपके पास कमी है, तो वो हमारे कौन से एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे आर ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। और सर इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, दे आर रिक्युलेंट टू चेंज, यानी कि कोई चेंज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है ना, कोई चेंज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है और उस चेंज को वो लोग एक्सेप्ट जल्दी से नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे के बहुत सारे जो है रीजंस हो सकते हैं, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दोज चेंजेस, तो वो हमारे कौन से इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो दैट्स व्हाई हमारा ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर, ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का 4, बी का 3, एक सेकेंड मैंने गलत लगा दिया क्या, ड्रोन एंटरप्रेन्योर दे आर रेगुलर, एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये गलत जो है यहाँ पे लग गया, जस्ट अ मिनट। सो बी का हम लगा देंगे 3rd, है ना, ए का हमने लगाया, ए दैट इज 4, ठीक है, मेरा भी वो मिस हो गया मार्क करने में। ड्रोन एंटरप्रेन्योर दे आर रेक्युलेंट टू चेंजेस, बिल्कुल सही बात है, तो बी का मैं लगा दूंगा 3rd और सी का लगा दूंगा ए। ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है, बी वुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, जस्ट करेक्ट इट, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बी इज 3rd, बी इज 3rd, बी इज नॉट 2nd, बी इज 3rd। चलो बहुत बढ़िया, ऑल राइट, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे और लास्ट 20th क्वेश्चन है। इसका आंसर सभी मुझे जो है कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में बताएंगे। किसमें बताने वाले हैं सर, कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर मुझे बताओगे। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ये आपका क्या है, ये आपका आज का जो है होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है। देख लो अच्छे से, समझ लो और क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जो है डेफिनेटली मुझे बता देना है। के साथ में अगर आप सभी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल JRF अड्डा प्रीमियम बैच ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे बहुत कुछ जो है आप सभी के लिए लेके आ रहा हूं प्रीमियम बैच में, जहां पे ना केवल लाइव क्लासेस PDF के साथ मिल जाती हैं, सो दैट शॉर्ट नोट्स आप सभी बना सके और आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी को एक अनदर लेवल तक लेके जाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे सपोर्ट पे आप सभी कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा JRF अड्डा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, डेली फ्री टेस्ट आप सभी को मिल जाते हैं, यूट्यूब क्लासेस की PDFs आप सभी को मिल जाती हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है हर एक संडे को पेपर 1 पे का होता है, जहां पे आप पेपर 1 का मॉक टेस्ट देके अपनी ऑल इंडिया रैंक कहीं ना कहीं जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और हर 15 दिन में एवरी 15 डेज में आप सभी के लिए फ्री काउंसलिंग सेशन लेके आते हैं। तो आज ही JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। मिलते हैं कल शाम को सेम प्लेटफॉर्म, सेम जगह, सेम टाइम पे आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू।